सो हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में। मैं आप सभी को आज की गाइडलाइंस बता देती हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हेवन्स. They are built on a foundation of kindness and respect. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential. Trust each of us has the guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. इसी के साथ मैं आप सब लोगों का वेलकम करना चाहूंगी आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में। मैं आप सभी को जेनोंको कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सभी को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स, ऑन्कोलॉजिस्ट और बाकी कैंसर सर्वाइवर से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड उनसे अपनी क्वेरीज एंड डाउट सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। जो भी लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या उनके कोई क्वेश्चन है, वो लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज चैट में लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चंस होने के बाद हम लोग वन बाय वन उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अब मैं हमारी आज के जो हीलिंग सर्कल स्पीकर है उनके बारे में भी बता देती हूँ। आज की हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ हैं शिल्पा जी, जो कि ब्रेस्ट कैंसर केयर गिवर और एंडोमेट्रियल कैंसर केयर गिवर हैं। मैं अब आप सभी को उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स भी दे देती हूँ। As a caregiver to two loved ones with cancer, she knew the challenges but refused to let them defeat her. She focused on a holistic healing through conventional treatments, a healthy diet, meditation, as well as other complementary therapies. Shilpa ji believes in the power of cancer support groups, which brings positivity and hope to the patients. Message to all caregivers: stay courageous and care for your loved ones holistically, including mental wellness. Embrace positivity. You're not alone in this fight. She says caregivers should remain positive and should take care of the patient's holistic well-being, including their mental well-being. तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो शिल्पा मैम, कैसे हो आप? हेलो हेलो एवरीवन। हेलो मैम जी। तो मैम हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी कैंसर केयर गिवर जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई? यस, थैंक यू सो मच आस्था जी, और थैंक यू सो मच zenonco.io and Love Heals Cancer to give me this opportunity to share my journey to all the cancer giver supporters and cancer survivors. ओके, हेलो एवरीवन। मैं शिल्पा ढोले। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ और अभी कुछ ही महीनों पहले हम यहाँ पे बैंगलोर शिफ्ट हुए। हमारी कैंसर ये केयर गिविंग की जर्नी जो है वो 2017 में स्टार्ट हुई। yes. पहले मैं जॉब करती थी, एक फार्मासी पे मैं जॉब की वजह से अब मैं पॉज ले, और उसी के बीच में जब मैं घर पे गई मेरी मम्मी के यहाँ पे, तब हमें मतलब ऐसे रियलाइज हुआ, समझ में आया कि मम्मा को ब्रेस्ट में ट्यूमर है। और फिर तभी वहाँ पे सभी टेस्ट किए। फिर उसके बाद में फिर से वेरिफिकेशन के लिए दूसरी जगह पे दूसरी सिटी में भी हमने टेस्ट किए, और कंफर्मेशन फिर होने के बाद फिर हमने वो पूरी ट्रीटमेंट स्टार्ट की वहाँ पे। तो शिल्पा मैम, हर जर्नी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आई थिंक कोई नेटवर्क इश्यू है। क्या? जस्ट अ सेकेंड मैम। हेलो। जी 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 मैम, अब ठीक है। नाउ इट इज फाइन। ओके, तो
एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं है आस्था जी। मुझे लगता है मुझे एक्चुअली आपकी आवाज ब्रेक हो रही थोड़ी। मैम मैंने वैसे यहाँ चेक किया हुआ है, बट आप एक बार हाँ, या अभी आई थिंक ठीक है, अभी आई थिंक ठीक है वैसे। ओके ओके ओके। तो ऐसा ये पूरा हमारा 1 साल रहा, मतलब मम्मा की ये पूरी साल भर जर्नी चली। मेरा जो कैंसर केयर गिविंग का ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये पूरे 5 सालों तक चलता रहा। मेरी ही फैमिली में मेरे ही क्लोज वन जो थे, तो उनको एक के बाद एक के बाद एक ऐसे वो होता चला गया। फर्स्ट केस जो ये थी, ये मेरी मम्मा की, कि उसे 2017 से लेके 18 तक हमने ये पूरा ट्रीटमेंट किया। मम्मा की जर्नी बहुत ही पॉजिटिव वे में हुई। बहुत ही अच्छा और स्मूथ रहा ये हमारा पूरा एक्सपीरियंस, बीच में थोड़े बहुत एक्सपीरियंस छोड़ के। और देन अगेन उसके बाद ना, जस्ट नेक्स्ट मंथ में मेरी जो सासू माँ है, तो उन्हें कुछ तकलीफ शुरू हुई। और लिटरली ये पूरा साल भर इतना हम ये ऐसे सिचुएशन से गए थे ना, तो हमें लग रहा था कि नहीं बाबा, फिर से कैंसर ना हो, फिर से कैंसर ना आए घर में, ऐसे लग रहा था। बट अगेन वही जो हम नहीं चाहते थे वही हुआ। और उनको भी एंडोमेट्रियल कैंसर डिटेक्ट हो गया। वो ग्रेड फर्स्ट था, ग्रेड 1 में। और वो भी पूरा 8 से 9 महीनों तक वो पूरा चला। और फिर उसके बाद में कुछ दिनों तक थोड़ा ठीक था। उनकी भी जो जर्नी थी ना फर्स्ट टाइम, तो उनकी भी स्मूथ थी काफी, मतलब इतना ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अगेन थर्ड टाइम ऐसे हो गया कि मेरी जो सासू माँ है, उन्हें फिर से सर्विक्स का कैंसर डिटेक्ट हो गया। 1 डेढ़ साल वो अच्छे से रहे, बीच बीच में उनका रूटीन चेकअप होता रहा, थोड़ी बहुत तकलीफ भी थी, बट इतना ध्यान नहीं गया उनका। और फिर जब तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब हमारा पूरा वो चेकअप करने के बाद, टेस्ट रिपोर्ट्स करने के बाद फिर ध्यान में आया कि उन्हें सर्विक्स का कैंसर है अभी। और ये जो जर्नी थी वो हम सबके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल थी। मतलब मेरा ये 3 टाइप का एक्सपीरियंस रहा। पेशेंट 2 ही थे, एक मेरी मम्मा थी और एक मेरी सासू माँ। मेरी मम्मा की पॉजिटिव जर्नी थी बहुत ही, वो भी पॉजिटिव थी। और सब कुछ ठीक ठाक था। देन सासू माँ का फर्स्ट टाइम ना, वो भी पॉजिटिव थे, इतना कुछ मतलब पेन नहीं था। तो सब कुछ ऐसे स्मूथली हुआ। मतलब लिटरली बोलते हैं कि कैंसर तब हमें लगा ही नहीं कि कैंसर इतना भी भयंकर हो सकता है। बट ये जो थर्ड टाइम था ना, तो सच में लिटरली हम पूरी तरह से स्टक हो गई थी हमारी फैमिली, कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ती जा रही थी ना दिन ब दिन, कि पूछो ही मत। और ये पूरा हमारा हमारा ये 1.5-2 साल का ये पूरा बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे हम सभी। और बहुत तकलीफ हुई सासू माँ को भी। और इसी बीच में मतलब ऐसे बोल सकते कि सेकेंड टाइम में वो भी ना कोऑपरेटिव नहीं रहे, क्योंकि पेन ज्यादा बढ़ गया था। तो पेन की वजह से फिर वो भी इतना कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। और फिर तब क्या क्या सिचुएशंस कैसी मतलब कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है ना, वो सब हमने एक्सपीरियंस किया। जी मैम। तो मैम जैसे कि तो आपने बताया ऐसे कि इन उनका शॉर्ट डायग्नोसिस। थोड़ा जी जी मैम जी, बताइए बताइए मैम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोलिए आप। नहीं मैम, मैं बस यही पूछना चाहती थी कि फिर क्या क्या ट्रीटमेंट्स हुए थे उनके डायग्नोसिस के बाद। डायग्नोसिस के बाद मतलब सेम प्रोटोकॉल था सभी के लिए। फर्स्ट टाइम तो दोनों की भी सर्जरी हुई। मम्मा की ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट के लिए ट्यूमर था, तो ब्रेस्ट प्रोटेक्टिंग सर्जरी हुई वो, मतलब बस ट्यूमर निकाला गया। और फिर सर्जरी, और उसके बाद फिर कीमो हुए, 8 कीमो हुए। और 45 डेज का रेडिएशन का प्रोटोकॉल था। तो ये सब मम्मा का हुआ। मम्मा की इसमें एक चीज बताना चाहूंगी कि डॉक्टर की गलती की वजह से 1.5 ml का डोज था उसका, जो ड्रग था उसका,
और डॉक्टर की गलती की वजह से वो 5 ml दिया गया। और कैंसर की जो मेडिसिन होते हैं वो इतने हाईली पोटेंट होते हैं ना कि मतलब बहुत ही कम डोज में वो बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाते हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ट्रिमेंडस होते हैं। तो उस इसमें मम्मा की बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी सच में तबीयत। बट भगवान का शुक्र, और भगवान हमारे साथ थे सच में। तो उस सिचुएशन से भी हम इजीली बाहर निकल आए। और फिर 45 डेज का मम्मा का रेडिएशन का हुआ सभी सेटिंग्स। और देन उसके बाद में सासू माँ का, जब उनका एंडोमेट्रियल का जो कैंसर था, तो उसके लिए उनका भी सेम वे में कि उनका सर्जरी हुआ पहले, फिर कीमो लिए, और रेडिएशन रेडिएशन में उनको जरा तकलीफ हुई क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता था, फिर यूरिन यूरिन को भी उतनी बार जाते थे, और ऊपर से उनको शुगर था, बीपी था, तो मतलब उसकी वजह से थोड़े खाने पीने में भी प्रॉब्लम आ जाते थे कि डाइट भी क्या फॉलो करे, ये दे तो ये हो जाता था, वो ना दे तो ये कम पड़ जाता था, ऐसे है ना। बट अदरवाइज अभी लगता है कि वो बहुत स्मूथ था जर्नी, मतलब उस इसमें इतना कुछ तकलीफ नहीं हुआ उन्हें। एंड जब थर्ड टाइम, मतलब सासू माँ को जब सेकेंड टाइम ये सर्विक्स का कैंसर डिटेक्ट हुआ, तब ऐसे हो गया था कि मतलब बहुत दिनों तक ना हम ट्राई कर रहे थे कि क्या हो रहा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। एक्चुअली उनका दोनों बार ऐसे हुआ कि उनको जो सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स बोल सकते हैं या कुछ भी, बट उनकी तकलीफ जो है वो डिहाइड्रेशन से स्टार्ट हुई। उनको बहुत ज्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा था, और कुछ भी कर लो वो बंद ही नहीं हो रहा था, डिसेंट्री उनकी रुक ही नहीं रही थी। और फिर उसकी वजह से उनको बहुत से प्रॉब्लम्स भी होने लगे। एक तो वो थोड़ा सा ना, मतलब दिल से थोड़ी कमजोर भी थी, मतलब उनका आई विजन थोड़ा कमजोर होने की वजह से ना वो डर जाती थी बहुत ही। ऐसे उनको लगता था कि नहीं, मेरा ऐसे पैर अगर गिर गया, कोई सांप ने मुझे काट लिया तो मतलब मुझे इतना ठीक से दिखता नहीं, कुछ अगर हो गया तो, ऐसे वो हमेशा ना डर में रहती थी। फिर उसकी वजह से भी उनको एक बार ऐसे हो गया था, ये जो मैंने बताया कि मम्मा की ये जो कीमो के दरमियान ना डोज ज्यादा हो गया था, तो तभी ना मेरी सासू माँ को ऐसे हो गया था कि उन्होंने ऐसे सांप जैसे कुछ देख लिया और उनको डिहाइड्रेशन हो गया था। और तभी वो मुझे बोले थे कि शिल्पा, मुझे ना थोड़ा स्पॉटिंग लग रहा है, स्पॉटिंग जैसे लग रहा है। और फिर मैंने बोला भी उन्हें कि चलो हम जाके आते हैं डॉक्टर के पास, नजदीक में एक गायनेक थे कि उनके पास चले जाएंगे। मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी, बस 2 ही साल की थी तब, और मम्मा भी क्रिटिकल थी और सासू माँ का भी ऊपर से। तो मैंने उनको बोला भी, बट उन्होंने फिर टाल दी मेरी बात। फिर मुझे ऐसे लगा कि ठीक है, सॉल्व हो गया होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। और उसके बस 3-4 महीनों के बाद ही तो फिर उनका ये जो एंडोमेट्रियल कैंसर है वो डिटेक्ट हो गया था। एंड जब सेकेंड टाइम फिर से उन्हें जब ये सर्विक्स का जो प्रॉब्लम हुआ ना, तो तभी उनको फिर से ना सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ था। हम हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये फिर से क्या हो गया करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमने उनका पूरा सर्जरी से यूटेरस भी और दोनों ओवरीज भी निकाल दिए थे, उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। और ऐसे हो गया था कि उनका शुगर लेवल ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हमारा ट्रीटमेंट का डायरेक्शन वो पूरी उसी इसमें चल रहा था डायरेक्शन में कि इनकी शुगर बढ़ गई शायद, या फिर उनको कुछ साइकोलॉजिकल डर बैठ गया है, उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। फिर 2-3 महीने ना हम उसी चक्कर में लगे रहे, मतलब सब कुछ हमने ट्राई किया। और उनका पेन भी जो है वो इंटीरियर साइड में इतना पेन बढ़ गया था कि पूछो ही मत। मतलब वो ना शांति से सो पाते थे, ना खा पाते थे, किसी भी चीज में दिल नहीं लगता था उनका। और फिर 3-4 महीने सब कुछ ट्राई करने के बाद, मतलब हमने आयुर्वेदा का किया, पतंजलि का बोल सकते, पतंजलि का किया, फिर होम्योपैथी किया कि उनका पेन रुक जाए, ये डिसेंट्री भी रुक जाए, और एलोपैथी किया,
सभी शुगर के जो उनके रूटीन डॉक्टर थे उनको दिखाया, गायनेक को दिखाया, और सभी दिखा के ना ऐसे हो रहा था कि ये अब क्या करें, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में हमें ऐसे लगा कि ऐसे तो कुछ नहीं ना, मतलब कैंसर वगैरह का तो नहीं ना। वो कैसे होता है ना कि हम सोचना भी नहीं चाहते फिर से कि नहीं नहीं वो होगा ही नहीं ऐसे, बट हम ऐसे पॉइंट पे आ गए कि अब शायद हमें ना वो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए जिन्होंने लास्ट टाइम सर्जरी की थी, ऑपरेट किया था, कि वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वहां पे जाने के बाद उन्होंने जो भी सिम्टम्स वगैरह देखे तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये और वो मतलब कॉन्फिडेंटली बोले भी कि लास्ट टाइम का तो कुछ नहीं है, बट पता नहीं कुछ अलग हो सकता है। तो फिर उन्होंने हाँ मतलब स्कैन वगैरह किया, उसमें कुछ लग रहा था, फिर बायोप्सी की, और बायोप्सी में ऐसे हो गया था ना, वो जो हार्ड मास था, तो वो हार्ड मास का छोटा सा टुकड़ा वो कम होने की वजह से उनका पेन बहुत कम हो गया। हाँ, और फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि अभी सर्जरी के लिए जाओ, बट मतलब उसके बाद का जो एक्सपीरियंस था वो सच में हमारा अच्छा नहीं था। और सच में मैं यहाँ पे आपको भी बताना चाहती हूँ सभी को कि सर्विक्स का अगर कैंसर होता है तो प्लीज सर्जरी का ऑप्शन मत ट्राई करो, क्योंकि हमने भी एक्चुअली ना एक दो डॉक्टर्स के ओपिनियन लिए कि क्या सही रहेगा। ऐसे ऐसे अगर डॉक्टर ने बोला है कि सर्विक्स का कैंसर है, तो हमने होम्योपैथी के डॉक्टर्स का भी डिसीजन लिया कि होम्योपैथी से ये हो सकता है कि ठीक, क्योंकि मम्मी जी भी ऐसे थे कि वो इस सिचुएशन में नहीं थे अब कि फिर से मेरी सर्जरी हो, मैं नहीं झेलना चाहती वो, है ना। और हमें भी ऐसे लगा कि उनको कम तकलीफ में अगर वो उनके पेन से रिलीफ मिल रहा हो तो अच्छा रहेगा। तो होम्योपैथी डॉक्टर की भी सलाह ली हमने, तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा करके। फिर हमने लिटरली 2 महीनों तक ना ट्रीटमेंट किया, बट उनकी पेन में भी कुछ रिलीफ नहीं आया, और बहुत ही वो बहुत अनईजी फील करते थे, उनको आराम ही नहीं मिला बिल्कुल। 2 महीने पूरे पूरे खराब गए उनके। फिर हमने इम्यूनोथेरेपी का जो ऑप्शन था ना वो देखा, और फिर वहां पे भी हम जाके डॉक्टर्स को मिले, ओपिनियन लिया उनका, और वो भी बोल रहे थे कि नहीं मैं कर लूंगा, हो जाएगा। मतलब क्या होता है ना कि हर कोई बोलता है कि नहीं नहीं हो जाएगा, बट हमारा ऐसे हो जाता है ना कि हम भी इस कंडीशन में नहीं रहते कि हम क्या डिसीजन लें। हाँ, और हमारा उसमें क्या होता है, मतलब हमारा टाइम भी जाता है, पैसे तो जाते ही जाते, बट तकलीफ जो होती है ना, और पेशेंट का जो है ना वो डिसीज ना टाइम टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो डिसीज भी बढ़ता जाता है, तो वो पेन बढ़ ही रहा था, ऐसे हो गया। फिर जैसे बायोप्सी में वो हमारे समझ में आया कि बायोप्सी में थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के अगर ये पेन बहुत हद तक कम हो गया तो फिर हमें लगा कि सर्जरी बेस्ट है, सर्जरी कर लेना चाहिए। और क्योंकि डॉक्टर भी बोल रहे थे कि कुछ नहीं, छोटी सी सर्जरी है, और सर्जरी करके उनको रिलीफ मिल जाएगा। फिर हमने सर्जरी किया और कीमो किए। कीमो भी मतलब 3 कीमो किए, बट उसके बाद में फिर से सासू माँ को तकलीफ होने लगी। मतलब बहुत ही नोजिया वोमिटिंग वो तो होते हैं, बट उनको बहुत ज्यादा सीवियर टाइप का हो रहा था कि एक बार तो लिटरली इतना ऐसे वोमिट करके ना वो पूरी तरह से बेहोश हो गए, पूरे हाथ पे ठंडे पड़ गए और बहुत अनकॉन्शियस हो गए थे वो। और फिर उसके एक दिन बाद ऐसे हो गया कि वो वो मीटिंग करने की वजह से ना उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो गया था, और फिर उसकी वजह से ना उनका एक एक जो पैर था वो पैरालाइज हो गया। तो हाँ, ऐसे से फिर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, फिर हमने वो स्टॉप कर दिया। डॉक्टर भी बोले कि नहीं अब इनकी बॉडी सपोर्ट नहीं करी इतनी ज्यादा, तो ठीक है। क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो गया था ना, फिर उसकी वजह से भी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। फिर हमने कीमो स्टॉप किए, और रेडिएशन का सवाल ही नहीं आ रहा था, क्योंकि एक बार अगर रेडिएशन ले लिए फिर सेकेंड टाइम हम नहीं ऑप्ट कर सकते। और फिर ऐसे उनका वो सेकेंड टाइम जो था वो सासू माँ का ऐसे रहा जर्नी।
जी मैम। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी मॉम का एंड आपकी सासू माँ का दोनों का जब ट्रीटमेंट हुआ, तो उनके पूरे ट्रीटमेंट जर्नी के दौरान कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करे थे उन्होंने अपनी डाइट में, या फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल? यस, किया था। मतलब लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल वगैरह में ऐसे ज्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं कर पा रहे थे। मतलब जब ट्रीटमेंट शुरू होती है ना, तो और ऐसे था, वो फर्स्ट टाइम ही हमारी लाइफ में आया। हम और कैसे रहता है ना, मतलब थेरोटिकली अगर हमें पता है, मैं भी थोड़ा बहुत, मतलब हम हेल्थ केयर के सेक्टर से तो थोड़ा बहुत जानते थे, बट खुद वो एक्सपीरियंस करना, वो डिजीज वो घर में आता है, वो एक एक स्टेप बाय स्टेप वो क्या क्या दिखाता है, उसके सिम्टम्स और कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, वो एक्सपीरियंस करना वो पूरा अलग होता है। और हमने बस यही किया कि फर्स्ट टाइम ना, मम्मा का और सासू माँ का दोनों का भी बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। मेरी मम्मा तो ये मानती ही नहीं थी कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ठीक है बोले, ये बस टेस्ट रिपोर्ट है, बट मैं नहीं मानती कि मुझे इससे कैंसर जैसे कुछ हुआ है। और वो पूरी तरह से नॉर्मल थी। वो लिटरली थोड़ा सा कीमो के बीच में एक दो दिन थोड़ा डल हो जाती थी, मतलब खाना नहीं जाता था, फिर टेस्ट बड्स जो थे वो ये हो जाते थे, है ना। फिर उसके बाद ना वो पूरी तरह से बैक टू हर नॉर्मल वर्क, फिर अच्छे से सब कुछ घर का काम वगैरह करना, सभी के साथ बातें करना, मिलना जुलना और अच्छे से खुश रहना, बस वो इतना ही जानती थी। अपने नाती के साथ, पोती के साथ अच्छे से खेलना कूदना, वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करती थी। और सासू माँ का ऐसे हुआ, सासू माँ जो थी वो थोड़ी सी वीक माइंडेड थी, मतलब कि वो डर जाएंगे करके। तो फिर हमने उन्हें बताया ही नहीं था कि आपको ऐसे कुछ है। बस हमने ऐसे बोल दिया कि अभी आपका एज हो गया है, ये हो गया है, तो बस ये यूटेरस का कुछ काम नहीं ना, इसलिए हम निकाल रहे कि बाद में ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, है ना। ऐसे फिर उन्हें बस बताया था हमने। और वो भी बहुत ही पॉजिटिव थे फिर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें ऐसे कुछ हुआ है। बट फिर उन्हें बाद में जैसे जैसे वो रेडिएशन के लिए जाते थे, कहीं जाते थे, फिर थोड़ा बहुत उन्हें लगता था कि शायद ऐसे कुछ है मुझे, बट तब तक वो मान गए थे। और खाने पीने के बारे में बोलूंगी तो मेरे मम्मा को और सासू माँ को भी पूरा ऐसे हेल्दी जो फूड है ना अपना, मतलब फ्रूट्स वगैरह ज्यादा दिए, कीवी वगैरह जैसे विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स है वो दिए। देन राइप जो लेमन होता है हमारा, वो पूरी तरह से इसे फ्रीज करके उसे ना, हाँ, पूरा ऐसे कद्दूकस करके वो थोड़ी सी से शक्कर और नमक के साथ अगर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है कीमो में। कि कीमो के जो साइड इफेक्ट्स है वो थोड़े कम होते हैं। और उन्हें खाना वगैरह फिर अच्छे से जाता है, डाइजेशन भी अच्छे से होता है। ऐसे हमारे किसी रिलेटिव ने बताया था, तो वो फॉलो करते थे। फिर व्हीट ग्रास जूस जो है वो लेते थे। देन वो एक कुछ ऐसे मूलियां रहती है, गिलोय, हाँ, गिलोय वगैरह की, तो वो भी, उसका भी जूस मैं मम्मी को और सासू माँ को उनको देती थी। एंड हेल्दी फूड, मतलब ये स्प्राउट्स वगैरह वो ऐसे, मतलब जितना जब जाता था खाने पीने में तो ऐसे देते थे हम, है ना। जी। जी मैम। तो मैं आपसे एक ये मेरा क्वेश्चन था दैट जैसे तब आप उस जर्नी से गुजर रहे थे, तो एज अ केयर गिवर आप ऐसे कई बार ऐसे टाइम आए होंगे जिसमें काफी इमोशनल स्ट्रेस रहता होगा, मेंटल स्ट्रेस रहता होगा, है ना, काफी टेंशन होती होगी। तो ऐसे टाइम पे आपने कैसे सब कुछ मैनेज किया? ये तो सच में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। मतलब फ्रैंकली अगर बोले ना, तो अ, इतना ये ना, कैंसर मतलब ये नॉर्मल डिसीज नहीं है, ये बहुत बड़ा ना, पूरे फैमिली के ऊपर इतना बड़ा ये प्रलय आ जाता है ना कि सब कुछ हिल जाता है। और मतलब वो वर्ड ही ऐसा है ना कि हम ही इतनी पूरी तरह से हिल जाते हैं कि अब क्या करे, कैसे करे। और ये टाइम स्पैन भी जो है ना ट्रीटमेंट का, वो इतना लंबा है कि हमारी लाइफ पूरी तरह से स्टक हो जाती है। और लिटरली मतलब बताते हैं ना कि पूरा हमारा करियर भी अगर बोल सके तो
मेरा करियर तो पूरी तरह से स्टॉप ही हो गया था, क्योंकि मैंने एक अलग डिसीजन लेते हुए जॉब छोड़ा और एक के बाद एक ऐसे फैमिली में आते गया। तो उस चीज से भी हम डिस्टर्ब होते हैं कि हमारे करियर में भी ऐसे मतलब ऐसे पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं। बट कोई बात नहीं, हमारी फैमिली है तो हम है ना। अगर मतलब हम सक्सेसफुल होके हमारे लिए तालियां बजाने वाला हमारे लिए मतलब हमसे प्यार से बात करने वाला है, अगर घर में कोई नहीं होगा तो फिर उस सक्सेस का भी क्या फायदा ना। और ऐसे इसमें स्ट्रेसफुल कंडीशंस तो ऐसी आ जाती थी कि बस पेशेंट को नहीं बताना कि पेशेंट को समझ में नहीं आना चाहिए कि हम कितना स्ट्रेस में हैं, बट उसे भी हमें स्ट्रांगली उसके साथ में खड़ा रहना है और उसे भी सपोर्ट करना है। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है ये, और केयर गिवर के कंधों पे ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मतलब इमोशनली भी उसे सब कुछ हैंडल करना है, फिजिकली भी उससे पूरी तरह से फिट होके खुद भी फिट रहना है, और पेशेंट को घर में जो सभी है उनको भी अच्छे से मतलब फिट रहना, मतलब इमोशनली और मेंटली भी सभी फिट रहने चाहिए, फिजिकली भी फिट रहने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जंग होती है। और हमें ना सभी को पूरी तरह से ना ऐसे सोल्जर्स की तरह है ना खड़े रहना होता है, आंखों में एकदम तेल डाल के कि पता नहीं कब कौन सी सिचुएशन आ जाए, कब हमें भागना पड़े हॉस्पिटल में, इधर भागना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर भी लगती है और एनर्जी भी लगती है। जी मैम, आपने काफी अच्छी बात बोली है। केयर गिवर को खुद भी इमोशनली इतना स्ट्रांग रहना होता है ताकि वो पेशेंट को सपोर्ट कर सके। पेशेंट्स को तो रहना ही होता है, बट केयर गिवर को खुद का भी इतना ध्यान रखना होता है। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी पूरी पूरी आपकी जो जर्नी रही उसमें आपने क्या क्या सीखा, क्या आपकी लर्निंग्स रही आपकी पूरी जर्नी से। हमारी जर्नी मतलब बस मैं एक ही इसमें बताना चाहूंगी कि फैमिली अपनी है ना। हमें इससे बहुत बार लगता है कि नहीं कोई ना आगे चला जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, मतलब एज अ पेशेंट भी हम ऐसा सोचते हैं कि अरे मेरे ही बारे में ऐसे क्यों हो गया। बट कुछ नहीं यार, लाइफ ना सबके लिए सेम होती है, पता है क्या। लाइफ अगर किसी को ना उलझन में डालती है ना, तो अपॉर्चुनिटीज भी देती है सभी को, उससे बाहर निकलने के रास्ते भी दिखाते। अगर मतलब कोई प्रॉब्लम्स है, कोई दुख का प्रसंग अगर हमारी लाइफ में आ जाता है ना, तो भगवान ना हमारी लाइफ में कुछ खुशी के लम्हे भी छोड़ता है। बस हमें ना उनको पकड़ के जी लेना है, पता है। और कभी भी ना होप मत छोड़ो, और अपनी फैमिली के साथ पूरी तरह से स्ट्रांगली खड़े रहो आप। और मैं बस यही कहूंगी कि केयर गिविंग का रोल इसमें बहुत बड़ा है, और केयर गिविंग कोई एक पर्सन नहीं, पूरी फैमिली है। कैंसर में मतलब बहुत से लोग हमारे साथ में भी रहते और कुछ हमें छोड़ के भी जाते। अगर वो साथ में भी अगर रहते ना, तो आप बस वही सोच के उनको ना सपोर्ट दो कि अगर ये अच्छे से मतलब इसमें से निकल जाते तो इसके बाद की हमारी जिंदगी, हमारी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, है ना। क्योंकि उसके बाद का ना पूरा लाइफ और पूरी रिलेशनशिप, हमारी पूरी फैमिली बदल जाती है। और अगर वो साथ में ना भी रहे ना, तो भी वो पर्सन जाते जाते ना बहुत ही ब्लेसिंग्स देके जाता है, और पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ ये दुनिया छोड़ के जाता है। और हमारे भी अंदर, हमारे दिल में कोई भी गिल्ट नहीं रहता। और हम सच में एक मतलब मैं बस यही कहूंगी कि इंसान हो ना, तो इंसान के काम आओ। बाकी तो जिंदगी है ही, चलती रहती है, कोई आगे नहीं जाता, कोई पीछे नहीं रहता। कोविड में, कोरोना में हमने सब कुछ देख ही लिया है कि पूरी दुनिया स्टॉप हो गई थी एक पॉइंट पे। तो कुछ नहीं बिगड़ता, बस आप शांत रहो, और पूरी तरह से जो आया है सामने ना, उसका हंसते हंसते सामना करो।
जी मैम, आपकी लर्निंग्स काफ़ी इंस्पिरेशनल थी, जो आपने चीज़ें बताई हैं, जो आपने सीखा अपनी पूरी जर्नी में स्ट्रॉन्ग रहना है, एक्सेप्टेंस जो बोलते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को कि हो गया है तो अब एक्सेप्ट करो, आगे का देखना चाहिए। तो आपने काफ़ी सही बात बोली है मैम। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप कैंसर केयर गिवर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे और कैंसर पेशेंट्स को भी क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी साइड से? कैंसर पेशेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि कैंसर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इज द स्टार्ट ऑफ योर न्यू लाइफ। आपको ये ना एक पूरा एक नया मौका मिला है और आप बहुत लकी हो। मतलब यहाँ दुनिया में ना बहुत से लोग, मतलब हम ऐसे एरा में जी रहे हैं ना कि आज हम बातें कर रहे हैं, एक घंटे की बात क्या होगा ये पता नहीं। बट आपके पास तो ना भगवान ने टाइम दिया है कि आपको पता है कि आपके पास बहुत टाइम है। आप उसे हर एक लम्हे को ना पूरी तरह से जी सकते हैं। पता है आपको जिनके साथ मिलना है, बातें करना है, जो जो करना बाकी रह गया था लाइफ में, आप सभी कर सकते हो। और अभी हम ऐसे एरा में ना कि हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, कैंसर सपोर्ट ग्रुप है। आज हम ये जो टॉक करें वो भी उसी का एक पार्ट है। तो ऐसे सभी फैसिलिटीज हमारे पास है। तो इसलिए ना आप बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए। और कुछ नहीं, होप है तो लाइफ है। बाकी बस यही मैं मैसेज देना चाहूंगी। और प्रॉब्लम्स क्या है ना, प्रॉब्लम्स उन्हीं की लाइफ में आते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। भगवान को भी पता है ये हैंडल कर सकता है, इसलिए वो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। और आप तो वॉरियर हो। और केयर गिवर को मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि कोई भी सिचुएशन आए, आपको स्टेडी और काम रहना है। और बस आगे की तरफ देखना है आपको कि ये ना, ये बहुत ही टेम्परेरी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, और ये कुछ परमानेंट नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। बट अगर आप इस सिचुएशन में आपकी फैमिली के साथ रहते ना, तो इसके बाद का पिक्चर देखो आप, आपकी फैमिली किस लेवल पे और कैसे जा सकती है। और इसलिए थोड़ा सा पॉज लेके, थोड़ा सा शांत रह के सोचो और अपनी फैमिली के साथ रहो। फुल्ली सपोर्ट करो उन्हें मेंटली, क्योंकि मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट जो होता है ना, वो इस जर्नी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स को लगता है कि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। और उनको ना हमेशा मुझे ना इसने मिलने आना चाहिए, उसने मिलने आना चाहिए, ऐसे सभी लोग उसको ऐसे लगता है कि मेरे पास में रहने चाहिए। और जब हम उन्हें ना सभी हम प्यार भरे चेहरे, प्यार करने वाले हमारे वो क्लोज वंस उन्हें दिखते हैं ना, तो वो सच में खुश होते हैं बहुत। और उन्हें अच्छा लगता है, मतलब जीवन से उन्हें कुछ शिकायतें भी नहीं होती। और उनकी ना मतलब जीवन जीने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी मैम, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आपने वंडरफुल मैसेज दिया है कैंसर पेशेंट्स को और कैंसर केयर गिवर्स को। आई एम श्योर कि इससे कई पेशेंट्स की, केयर गिवर्स की और सर्वाइवर्स की हेल्प होगी, उन्हें काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। एंड मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगी कि मैं हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो यहाँ ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ, ग्रुप चैट पे। और साथ में ऐप डाउनलोड की जो लिंक है वो भी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी है, आप लोग कोई भी हेल्प चाहते हैं या आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए, तो आप जरूर उस ऐप पे लिखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स, ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, कैंसर एक्सपर्ट्स होते हैं दूसरे, और जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, सबसे आंसर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैं हमारा नंबर भी यहाँ पे एक बार बोल देती हूँ, ताकि जो लोग चैट नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं वो भी एक बार नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। तो नंबर है 9930709000। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर है 9930709000। तो सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच, आपने अपनी इतनी वंडरफुल जर्नी शेयर करी है। अभी कुछ लोग हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो दीपक जी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो दीपक जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप जो डिस्कस कर सकते हो। हेलो, गुड इवनिंग शिल्पा जी। हाँ, गुड इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप दो लोग को एक साथ में संभाल रहे थे।
वो तो ईश्वर की कृपा थी कि उसने मतलब इतनी मुझे एनर्जी दी, पावर दिया सच में। वो तो है ही है, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ होता ही नहीं है। मैं भी केयर गिवर ही हूँ। हाँ क्या? मैं मेरी वाइफ को केयर गिवर देता हूँ, केयर गिविंग दे रहा हूँ, और साथ में बहुत लोग हैं मेरे साथ में जो मोटिवेट करने को सबको। जी बिल्कुल। ऐसे ये सब ग्रुपों में जुड़ने से ये होता है कि आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। यस। अभी जब 2015 में इतने कोई ये ग्रुप नहीं थे, हमारा एक लिमिटेड एक ग्रुप था छोटा सा, लेकिन हम एक दूसरे को हेल्प करते थे और उसमें से अपने सब रास्ते निकालते थे। सच में कि जैन उनको ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया कि सबको जुड़ रहे हैं, उसमें सबको हेल्प कर रहे हैं वो। भी जैसे उनका ऐप है, उसमें आप अपने क्वेश्चन डालो, आपको रिप्लाई प्रॉपरली मिलते हैं सब। जी बिल्कुल। तो आपके मदर को कौन से टाइप का ब्रेस्ट कैंसर था? मम्मा को फर्स्ट ग्रेड था, फर्स्ट स्टेज का कैंसर था वो। हाँ। नहीं, वो उसमें आपने ये IAS की रिपोर्ट कराया था, ER/PR HER2 ये वगैरह? हेलो, या आई थिंक दीपक जी शिल्पा मैम की मेरा साइड तो आपकी आवाज नहीं आ मेरी रही तो है। नेट चालू है। बोलिए। जी अब शिल्पा ठीक मैडम है। को, हाँ। मैं ये पूछ रहा था कि आप शिल्पा जी, आपकी मदर का ER/PR और HER2 क्या था? हाँ 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 किया था। HR पॉजिटिव था मम्मा का। HR पॉजिटिव था, एंड HER2 जो प्रोटीन रहता है वो क्या था? ER/PR नेगेटिव था। ER/PR नेगेटिव और HER2 पॉजिटिव। तो उनको क्या हर्सेप्टिन के इंजेक्शन लगे थे, क्या क्या किया था? हाँ हाँ हर्सेप्टिन दिया था उन्हें। बराबर। 14,000 का एक इंजेक्शन था वो उस टाइम में। तो अभी सस्ता हुआ है, ये तो अभी सस्ता हुआ है। ओरिजिनल जो था ना 85,000 का एक इंजेक्शन था वो। हाँ हाँ नहीं वो 2017 to 18 हमारा वो ट्रीटमेंट हुआ था। नहीं, हाँ तभी सस्ता हो गया था ऑलरेडी। हाँ हाँ जैसे अभी हमारा एक पाल्बोसाइक्लिन करके एक टेबलेट आती है, लास्ट ईयर ये दिसंबर तक 95,000 का 21 टेबलेट था, अभी जो है वो सिर्फ 7,000 रुपये हो गया। अरे वाह। कहाँ 95,000 कहाँ 7,000। हाँ सच में। नहीं वही तो बोला ना मैंने अभी के, हाँ अब ये एरा पूरी तरह से चेंज हो गया है कि हमें ना सब कुछ अबेंडेंस में मिलता है। टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी है कि देखो ना, मतलब मैं कहीं हूँ आप कहाँ पे, कि हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे, एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे, ये बहुत बड़ी चीज है। मेन चीज इसलिए वही है। ये अभी मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता ये डिसीज, बहुत ऐसे नॉर्मली ट्रीट किया जा सकता है ये कैंसर डिसीज। और अभी ऐसा हो गया कि कैंसर स्टेज 3 तक तो क्योरेबल हो गया। आज सब इतनी ट्रीटमेंट आ गई है इसमें फील्ड में कि स्टेज 3 का भी क्योरेबल हो गया है। जैसे अभी हमारे ग्रुप में एक है TNBC है, जो नॉट क्योरेबल बोलते थे, वो आज 7 साल से रेमिशन में है। मेरा आवाज आ रहा है उधर? जी दीपक जी आ रहा है। आई थिंक शिल्पा मैम की साइड ना कोई नेटवर्क इशू था तो वो बराबर अभी है। रीजॉइन कर रही हैं, तो उनका वीडियो ओके। आई थिंक पॉज हो गया था। हाँ अब वो ठीक है। अच्छा दीपक जी आपसे एक क्वेश्चन भी था। हाँ, एक अमन जी है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये इंजेक्शन 7,000 का कहाँ, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं आपको। पाल्बोसाइक्लिन जो है ना, हम्म। आप मेरा अच्छा नंबर दे दीजिए उनको, मेरे से कांटेक्ट। ये हम लोग जब भी जूम मीटिंग खत्म होती है, बाद में बहुत लोग ग्रुप में भी पूछते हैं, मेरा नंबर दे जी दीजिए आप, मैं सबको गाइड करता हूँ, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। जी तो दीपक जी मैं उनका नंबर ले लेती हूँ। वो पाल्बोसैक्लिक का ही बात कर रहे हैं, तो आप हाँ, उन्हें फिर उसके बाद आप जिसको कनेक्ट कर भी चाहिए सकते अभी, हैं। जी जिसको भी चाहिए 7,000 नहीं, उससे भी कम में करा देंगे। अभी मेरी वहां से सन फार्मा से डिस्कशन चल रही है कि 5,500 अच्छा तक में हम
हम लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, हमारे एनजीओ के थ्रू से हम लोग उसको बार्गेनिंग कर रहे हैं पूरा। ओके जी दीपक जी। हाँ जी, शिल्पा जी अ, अभी ज्वाइन तो हो गए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ, जी बिल्कुल। बताइए शिल्पा जी, बाकी और कुछ पूछना है मैं सामने बता दूंगा। किसको और किसको पूछना है तो भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं इसमें ग्रुप मीटिंग में। ये बोलना सच में चाहूंगी कि अगर नहीं, किसी ये और को भी चीज जी यस, किसको और किसको पूछना है तो कर सकते हैं, मैं म्यूट हो जाता हूँ। जी नहीं नहीं अभी तो शिल्पा जी आई थिंक कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। हाँ जी। ये सच में ये जो ज़ेन ओंको ने ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है ना सर, ये सच में हमने उस टाइम पे बहुत मिस किया कि हमें ना वो अंदर से पता नहीं ऐसे लग रहा था कि सच में ऐसे कुछ होना चाहिए क्योंकि क्या होता है ना पेशेंट भी ऐसे हालातों में रहता है कि उसे भी ना ऐसे लगता है कि मुझे ना कोई तो बोलने वाला चाहिए, मेरा कोई सुनने वाला चाहिए। उनको बहुत चीजें ऐसे बोल नहीं रहती बट ऐसे हो जाता कि घर वालों को नहीं बताना, किसी और को बताना है उन्हें, है ना। तो मुझे ऐसे लगता है ऐसे ग्रुप का ना तब हमें बहुत सपोर्ट मिल सकता था बट हमें पता नहीं था तब ये। और हम भी जो सिचुएशन से जा रहे थे ना, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी और मेरी छोटी बच्ची भी, मतलब लिटरली मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मम्मी को जब हुआ था ना वो लिटरली 2 साल की थी, आज वो 8 साल की ही हो रही। मुझे पता ही नहीं चला मेरी बेटी कब इतनी बड़ी होगी। सच में मैं पूरा इनकी तरफ ध्यान दे रही थी सच में। तो वो भी चीजें बहुत मिस की। और हम जो मेंटली जो हम डिस्टर्ब होते रहते ना, मतलब केयर गिविंग में हमारा भी वो रोल बहुत एकदम डिस्टर्ब वाला हो जाता है कि कैसे खुद को स्टेबल कैसे रखे, है ना। पेशेंट के लिए भी भागना है, सब कुछ मैनेज करना है, फैमिली मैनेज करनी है, बच्चों को देखना है और फिर से इतना स्टेडी और काम रहना है कि बस किसी ने बोलना भी नहीं चाहिए कि अरे देखो ना। और वो रोल लिटरली बहुत डिफिकल्ट होता है और हमें ही ना किसी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि सबका ध्यान तो ऑब्वियस पेशेंट की तरफ ही होता है। बट इसमें केयर गिवर है ना, वो एक ऐसा वो पर्सन होता है कि जिसकी तरफ ना बहुत ज्यादा निग्लिजेंस दिया जाता है, वो खुद भी खुद की तरफ ध्यान नहीं देता, है ना। तो उसे भी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और सच में मैंने ये जो देखा ज़ेन ओंको का, तो इसमें केयर गिवर्स को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया जाता है, कैंसर पेशेंट्स को तो करते ही है। तो सच में ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच आस्था जी, आप ये जो काम करे सच में ये बहुत ही लाजवाब है। आपने सही बताया, 2012 में ऐसा कुछ ग्रुप मिला होता था मेरे को, एडवांस में प्रॉपरली मेरे को डिटेल मिली होती, मैं मेरी मदर इन लॉ को नहीं लॉस करता था। 2012 में हमारे को कुछ भी मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं था। लिटरली हम लोग ने ब्लाइंडली डॉक्टर के ऊपर फेथ रखा, हमें मेरी मदर इन लॉ को लॉस किया था। डॉक्टर ने बताया कि हम लोग बाय मिस्टेक चले गए डायरेक्टली उनको सर्जन के पास में जाना चाहिए था, नॉर्मल ये हेमाटोलॉजिस्ट के पास में। उसने डायरेक्ट सर्जन के पास अगर आप जाओगे ना स्ट्रेट में बोलेगा आपको सर्जरी करनी। हाँ मैं बराबर देखा, अभी मैं हम लोग अभी बहुत पेशेंट का देखते हैं, अगर बाय मिस्टेक आपने आपकी आप सर्जरी की जरूरत नहीं है तो भी वो बता देंगे आपको सर्जरी करके आप ठीक हो जाएंगे। वो जिस पेनक्रियाटिक चीज कैंसर के था मेरी डॉक्टर मदर इन लॉ है, को। जिस चीज के डॉक्टर है ना वो हमें फोर्स करते कि आप यही करो और इससे ही ठीक होने वाले हो। इसमें उनको कोई भी ये कंसर्न नहीं है कि हाँ, सच में हमें वो उसमें फायदा सच में होगा या नहीं, हमारे पेशेंट को हीलिंग होगा या नहीं। हाँ, हर एक डॉक्टर बोलता है कि ये मेरा ही ठीक है बट हमें सच में ये डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पता है। क्योंकि अगर वो गलत डिसीजन ना वो पेशेंट को भी तकलीफ देने वाला होता है, पूरी फैमिली को भी डिस्टर्ब करने वाला होता है। और अगर ऐसे इसमें अगर लाइफ का लॉस हो गया तो वो बहुत बड़ा लॉस होता है ना हमारे लिए। वैसे ही हुआ, हम लोग गए डायरेक्ट, उसने बोल दिया सर्जरी करनी है। पेनक्रियास उसको क्लियरली बोला हुआ है, दूसरे सबने बताया
फिर सर्जरी के टाइम पर ध्यान रखना कि स्प्लीन को ब्लड नहीं टच हो गए। हाँ नहीं मैं तो बहुत सारे ऑपरेशन किया उसने मिस्टेक, स्प्लीन को ब्लड टच हो गई, स्प्लीन निकाल दिया, विद इन 15 डेज केस खत्म। नहीं सच में मतलब ना पेशेंट केयर एक जो हमारी सोसाइटी में जो मतलब हेल्थ केयर में ना ये सिस्टम ही नहीं है ज्यादा। बस डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ट्रीट करेंगे, बाकी ना उसकी तरफ बाकी फिर पीछे मुड़ के कोई देखेगा भी नहीं, कुछ पूछेगा भी नहीं और कुछ एंटरटेन ही नहीं करते। अब कितना ही पूछो, हाँ मेरे को मालूम है, मैं सब कर लूंगा, आप बेफिक्र रही है, हमारा बाद में ये प्रॉब्लम होते हैं। हमारा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि सर्जरी होने के बाद ना डॉक्टर मतलब पीछे मुड़ के कुछ देखते भी नहीं, बताते भी नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मम्मा के टाइम पे तो ऐसे हो गया था कि वो ना ब्रेस्ट का वो ट्यूमर मतलब ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी था, बस वो ट्यूमर ही निकाला। BCS हाँ, लंपेक्टोमी। तो हाँ, लंपेक्टोमी। हाँ, तो उसमें ऐसे हुआ कि वो वुंड हील ही नहीं हो रहा था, बहुत दिन हो गए, मतलब लिटरली 8 से 9 महीने हो गए वो हील ही नहीं हो रहा था, ऐसे पूरे लिटरली ऐसे होल जैसे हो गया था, इसे देख के भी डर लगने लगा था। फिर जब डॉक्टर के पास गए हम तो फिर वो बोले ठीक है, कुछ नहीं बोले, छोटा सा ये कर देंगे हम, छोटी सी प्रोसीजर कर देंगे, ऐसे कुछ बताया भी नहीं कि वो कुछ ऐसे बड़ा ऑपरेशन होगा। और हमें लगा कि बस कुछ नहीं, 10-15 मिनट की प्रोसीजर है, वो कर लेंगे। और लिटरली वो एक सर्जरी थी प्रॉपर मतलब जैसे वो हाँ ट्यूमर निकालते वक्त हुई वैसे ही वो क्लोज करने के लिए एक सर्जरी की डॉक्टर ने। तो मतलब ऐसे होता है कि क्या पूछे और क्या ना पूछे हमें समझ में ही नहीं आता। अभी तो हम लोग अभी तो हम लोग पूरा समझ गए कि ऐसा होता था कि अभी जो मेरी वाइफ का सर्जरी हुआ था, मैं माथे पर वहां पर अंदर ऑपरेशन थिएटर में साथ में था कि ये लिम्फ नोड निकालो, यहाँ से लिम्फ नोड निकालिए, पूरा क्लियर कराया था मैं लिम्फ नोड्स। क्योंकि सेकंड डे में क्या, जो हॉस्पिटल थी वो पहचान वाले की हॉस्पिटल मिल गई हम लोग को। नहीं सच में ये बहुत बड़ी बात है सर कि आप पूरी तरह से स्टेबल होके ये सभी डिसीजन ले पा रहे थे। और मतलब नहीं, अभी वो सेकंड टाइम था ना, इसलिए सेकंड टाइम में अपने को मालूम ही पड़ गया कि ये चीज होनी है, ये ध्यान रखना पड़ता था। 2012 में जब मदर इन लॉ का ये हो गया तो हम लोग पूरा, फिर मैं रिसर्च में लग गया था कैंसर के, जो दिन में जॉब करने का, रात को बस ये सर्च करने का भी किसको कैसे बचाया जा सके। जी जी, दीपक जी तो इतना हेल्प करते हैं, और पेशेंट्स की हमारे ग्रुप्स, जो हमारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, उसमें अगर कोई रात को भी कोई मैसेज भेजता है, कोई क्वेरी, तो सबसे पहले दीपक जी उसको आंसर करते हैं, हर चीज में पूरा रिसर्च 12:30 बजे तक करके। तो मेरा चालू ही है, मेरा मोबाइल चल रहा है। जी क्योंकि जैसे अपने 12:30 बजेंगे, वहां पर यूएस में होता है सुबह का 7 बजे वहां के स्टार्ट होती है, तो वो टाइम पर सब उनकी क्वेरी चालू हो जाती है। जी बिल्कुल, इसीलिए इतने ज्यादा हेल्पफुल होता है सपोर्ट ग्रुप्स होना ना। अब इस टॉक से भी बहुत इन जरूरी लोगों हो को गया इतना है पता सपोर्ट चलेगा। ग्रुप, जैसे आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही जी जरूरी हो गया आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल। एक और अच्छा, दीपक जी का नंबर चाहिए, तो पूरी जी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप अपना प्लीज कांटेक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए, एंड मैं सेशन के बाद आपके साथ ना दीपक जी का नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे किया है, काफी हेल्प करी है और पेशेंट्स की। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। या सो थैंक यू सो मच एवरीवन। देव जी, आप भी कुछ बात करना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है देव जी की साइड।
तो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप लोग जो मैंने हमारा नंबर प्रोवाइड किया है मैं वापस से चैट पे लिख रही हूँ, आप नंबर पे जरूर लिख सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने ऐप डाउनलोड लिंक शेयर करी है आप उस पे भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच शिल्पा मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स कि आप लोगों ने आज का सेशन ज्वाइन किया। एंड मैम थैंक यू सो मच, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपने 2 पेशेंट्स को एक साथ आपने केयर गिविंग दी है, आपने स्ट्रांगली उस चीज से आप बाहर आए हो, एंड देन आप अपनी नॉलेज अपनी पॉजिटिविटी शेयर कर रहे हो और लोगों के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। या थैंक यू सो मच Thank you so एवरीवन, much. टेक केयर। एंड मैं होप करती हूँ कि हम लोग नेक्स्ट सैटरडे की सेशन में भी सब लोग मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच Yes. एवरीवन, बाय। Yes.